गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या आवाज़ आप सबको मेरी सबको मिल रही है? कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो सेशन बताया गया है, जैसे कि आपको मैसेज आया होगा आपके पास कि हम एनटीएससी के रिगार्डिंग कुछ बात करने जा रहे हैं। क्या कुछ बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो एनटीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो? ये फ़ैन बंद कर दो, हरिओम, फ़ैन बंद कर दो, एसी ऑन करो। कोई बच्चा है जो पहले से इसके बारे में अवेयर है और न सिर्फ अवेयर है बल्कि प्रिपरेशन भी कर रहा है? कर रहे हैं? तो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होता है एनटीएससी? सबसे पहले यही जान लेते हैं, क्या है एनटीएससी? कोई बताएगा? हाँ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक एग्ज़ाम है जो कि किस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जाता है? 10th के, है ना? उसके लिए सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट जो है वो ये है कि बच्चा 10th में होना चाहिए, ठीक है? ना 10th से आगे और ना उससे पहले, ना 11th के लिए है ना 9th के लिए है। हाँ, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं हम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड। तो 10th में होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कौन कंडक्ट कराता है? तो आपका जो सीबीएसई है यानी एनसीईआरटी का जो पूरा बोर्ड है वो कंडक्ट कराता है। अब ये एग्ज़ाम कैसे अलग है, इसके साथ क्या खास चीज़ें हैं, हमको क्यों देना चाहिए? जैसे हम आईआईटी, जेईई, नीट के बारे में तो जानते हैं कि भाई आईआईटी इसलिए देंगे कि हमें फिर बीटेक के लिए अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर वहाँ से हमें प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है? नीट हमें डॉक्टर बनना है। इसी तरह से ये एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है? कोई बच्चा बताएगा? क्या आप जानते हैं इसका पर्पज़ क्या है? बताइए। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, हाँ, जैसे कि इसके नाम में ही स्कॉलरशिप है, ठीक है? तो टैलेंट सर्च इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ एग्जाम हो रहा है। ये कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पता है? कितनी? हाँ, 5000। हाँ, तो क्या 5000 तो नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप काफ़ी कम होती है, 2500 के अराउंड अभी स्टार्ट होगी जब 11th में अगर कोई एनटीएससी स्कॉलर बन जाता है। खैर, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, आगे बढ़ते भी हैं। और ये तो आपको पैसे करीब 10 साल तक भी मिलते रहते हैं, 10 ईयर्स तक, अगर आप पीएचडी वगैरह करते हैं जाके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है? ये 10th के बच्चों के लिए सबसे पहली चीज़ हमने देखी, ठीक है? बोर्ड कौन कराता है ये भी हमने देख लिया। क्यों कराया जा रहा है? जैसे कि इसके नाम में है ना, नेशनल टैलेंट। वो पूरी इंडिया से ऐसे टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो नेशन के एसेट कहलाएं, यानी जो नेशन के लिए एसेट्स हैं, और फिर उन एसेट्स का जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खर्चा उठाती है, और उसका सिंबॉलिकली आपको जो पैसे मिलते हैं वो उसी का सिंबल है। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि देखिए हम इतने बच्चों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इनका खर्चा हम उठाएंगे, यानी अब हम इनको पैसे देंगे हर महीने ताकि ये अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। क्यों? क्योंकि ये हमारे एसेट हैं, हम इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत काम आएंगे, है ना? तो इसलिए ये एग्जाम कराया जाता है। अब क्या पैटर्न होता है इस एग्जाम का? इस एग्जाम में आपको पता है ना, 2 पेपर होते हैं, मैट का और सेट का, ठीक है? 2 स्टेज में एग्जाम होता है आपका, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों ही स्टेज में ये दोनों पेपर होते हैं। मैट का मतलब रीजनिंग का पेपर होता है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। सेट का जो पेपर होता है इसमें तो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके, नॉन वर्बल, वर्बल जितनी भी होती है। सेट का जो पेपर होता है इसमें आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी, मैथ्स आएगी, और क्या आएगा? एसएसटी आएगा, है ना? ये चारों मिलकर 100 मार्क्स बनाएंगे, ठीक है? 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? आपकी ये एसएसटी करीब 40% आती है, यहाँ पे 40 मार्क्स की आती है। 40 मार्क्स की आपकी साइंस आएगी और 20 मार्क्स की आपकी मैथ्स हो जाएगी, ठीक है? तो ये इस तरह से ये दोनों पेपर होते हैं। स्टेज 1 का पेपर भी यही दोनों होंगे। पहला पेपर ये होगा आपका, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, उसके बाद कुछ गैप मिलेगा 1-2 घंटे का, उसके बाद आप सेट का पेपर देंगे। अच्छा, इसमें सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस वही रहता है जो आपने 9th और 10th में पढ़ा होता है, यानी दोनों को कंबाइंड। आपने 9th में, जैसे मैकेनिक्स क्या होती है, हम पूरी 9th में ही पढ़ लेते हैं, 10th में तो मैकेनिक्स हमें नहीं पढ़ाई जाती है। अब एसएससी बोर्ड में तो डब्ल्यूईपी पढ़ाते हैं वो, और जो आपका सीबीएसई बोर्ड है वहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं 10th में। तो मेनली जो 9th और 10th दोनों का क्लब करके जो सिलेबस बनता है वो सिलेबस यहाँ पे एनटीएससी में पूछा जाता है। हाँ, अब ये नहीं है कि जो बोर्ड पूछ रहा है उसी लेवल की चीज़ें वो पूछेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें पूछ लेते हैं, लेकिन उन्हीं चैप्टर्स से, ठीक है, जो चैप्टर आपके 9th 10th में दिए हुए हैं।
तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमें समझ में आ गया कि भाई एनटीएससी क्यों कराया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट कराती है ताकि वो पूरे इंडिया से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करे और फिर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाए वो, जिसके लिए वो हर महीने स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, वो स्कॉलरशिप वेरी करती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। दूसरी चीज ये है कि पैटर्न क्या रहता है, 2 स्टेज में एग्जाम होता है, स्टेज 1 एनटीएससी स्टेज 1 और एनटीएससी स्टेज 2। दोनों ही स्टेज में पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहता है, मतलब मैट आएगा पहला पेपर, दूसरा सेट होगा। स्टेज 2 में होता ये है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जो इन्हीं दोनों पेपर का डिफिकल्टी लेवल वहां पे वो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये रहता है, ये दिस इज ऑल अबाउट एनटीएससी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें एनटीएससी क्यों देना चाहिए और हमारा क्या बेनिफिट है। मान लीजिए कोई बच्चे कहेंगे कि नहीं ये मतलब स्कॉलरशिप तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, मान लीजिए 5000 भी हम कंसिडर कर लें, जबकि इतनी नहीं होती है इनिशियली, तो वो भी कुछ बच्चों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा कि भाई हम इतने के लिए खाली इसके लिए एफर्ट डालें। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये है वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन खाली इसके लिए कोई ट्राई करने जाएगा तो ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर नहीं कहलाएगा। तो और क्या चीज़ें हैं जो एनटीएससी के लिए हम जाएं। अब आप सब लोग जानते हैं कि आप सबको कहीं ना कहीं आगे जाकर या तो आपको नीट का एग्जाम देना है, यानी अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, या तो आपको जेई का एग्जाम देना है अगर आपको बीटेक करना है, ठीक है, आईआईटी में जाना है। और कुछ बच्चे हो सकता है ये दोनों ही फील्ड में ना जाना चाहें, आगे कुछ और उन्होंने सोच रखा हो। कुछ भी अगर आपने सोच रखा है तो आप ये खुद सोचिए कि 12th के बाद आपको कंपटीशन देना ही देना पड़ेगा, है ना। बताइए, खाली ऐसा तो होगा नहीं आप 12th बोर्ड कर लिया आपने, जो मार्कशीट में नंबर आ गया आपके उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब तो ऐसा कहीं रहा नहीं, अब आपको हर जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं, उसके थ्रू ही सिलेक्शन लेना है आपको, चाहे आपको डॉक्टर बनना है या आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, आईटीज में जाना है, अच्छा पैकेज लेना है। तो इन सब के लिए आपको 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होता है। अब 12th के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका होगा उसमें वो क्या जो आपके टॉपिक होते हैं, जो सिलेबस होता है वो क्या होगा, वो वही होगा ना जो आपने 11th 12th में 9th 10th में पढ़ के आए हैं, आप वही सारी चीजें पूछेंगे आप। तो जो एनटीएससी है वो क्या करता है कि बच्चों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि भाई जो आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं वही दुनिया नहीं है, खाली उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, और जो आगे जिनसे आपका सामना होने जा रहा है, यानी अभी आप जब 11th 12th कर लेंगे या 11th 12th में पहुंचेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट से आपका सामना हो जाएगा। तो अगर आप अभी से उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो सडनली जब आप जाएंगे 11th में और देखेंगे कि सिलेबस फिजिक्स का कहाँ पे था, मैथ्स का कहाँ पे था और कहाँ पहुंच गया है, ठीक है, तो आप अचानक से आप काफी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएंगी कि भाई कैसे कवर करें, सिलेबस बढ़ गया, ना सिर्फ सिलेबस बढ़ गया है बल्कि कॉन्सेप्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ गई हैं, एडवांस लेवल की चीजें आपके सामने आ गई हैं। तो अचानक से जिस बच्चे के सामने चीजें आती हैं तो वो उसको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम चला जाता है। काफ़ी लोग तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं कि भाई बहुत सारा है, हम नहीं ले पाएंगे, हमें साइंस छोड़ देते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए ये आपके 10th लेवल पे ऐसे ऐसे एग्जाम्स करवाए जाते हैं। वो एग्जाम्स क्या करते हैं, आपको फोर्स करते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप कुछ चीज़ें अपनी बोर्ड लेवल के बियॉन्ड भी जाकर देखें, उनको पढ़ें, उनके बारे में देखें कि वो क्या है। एनटीएससी भी ऐसा ही एग्जाम है। एनटीएससी सबसे पहले तो स्टेज 1 में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा, यानी आपने जो 9th 10th में पढ़ा है उसमें आप कितना ज़्यादा साउंड है। ठीक है, अगर आप वो अच्छे हैं तो आप स्टेज 1 निकाल लेते हैं। स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 9th 10th के जो सिलेबस है जितना बोर्ड लेवल का उतना ही अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आप स्टेज 1 निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप स्टेज 2 में पहुंचते हैं, ठीक है, स्टेज 1 में क्या होता है कि हर एक स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम कराता है। जैसे यूपी है तो यूपी अपना अलग अलग एग्जाम कराएगा, ठीक है, एमपी अलग कराएगा, बिहार अलग कराएगा, हर जगह से बच्चे सेलेक्ट होकर आ जाते हैं स्टेज 1 में। अब वो नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ तो आपके स्कूल में आपने रैंक 1 ले आए, अब स्कूल में रैंक 1 ले आए हैं आप अपनी ब्रांच में, सपोज करिए आप राजाजीपुरम में रैंक 1 ले आए, तो क्या वो रैंक 1 पूरे लखनऊ में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा एज अ रैंक 1? बोलो, ये खाली आपके स्कूल में? बताइए, जो रैंक 1 आप लाए हैं राजाजीपुरम में वो खाली आपके स्कूल तक ही है ना? बोलो, कि उसका रिकॉग्निशन, हाँ अच्छा, लखनऊ में रिकॉग्निशन तब मिलेगा जब आपको बाकी सारे स्कूल्स के साथ कंपटीशन कराया जाए, राजाजीपुरम का महानगर के साथ, ठीक है, राजेंद्र नगर के साथ, आरडीएसओ के साथ, सबके साथ, चौक के साथ, सबके साथ आपको कंपटीशन कराया गया, और भी स्कूल जो नॉन सीएमएसएस हैं उनके साथ। वहां पे आप टॉप 10 में अगर आ गए तो लखनऊ लेवल पे माना जाएगा ना कि आपने टॉप 10 रैंक लाए हैं आप कोई कॉम्पिटिशन में लखनऊ लेवल पे। लेकिन उसका रिकॉग्निशन भी तो लखनऊ लेवल पे होगा, यूपी लेवल पे भी आपको माना जाएगा उतना ही? बताइए, नहीं होगा।
भाई लखनऊ लेवल का कंपटीशन है, यूपी लेवल पे लोग कहेंगे नहीं अभी तो आपने कॉम्पीट कहाँ किया है, ठीक है, अभी तो आप स्टेट लेवल भी नहीं कम्पीट कर पाए हैं, वो रैंक तो सिर्फ लखनऊ के अंदर की है। तो इसी तरह से जब आप आगे निकलते हैं तो कंपटीशन बढ़ता जाता है और फिर आपको उसी हिसाब से जो रैंक है वो मिलती रहती है। तो जो लखनऊ लेवल की रैंक है उससे अच्छी रैंक स्टेट लेवल में होगी मानी जाएगी, फिर आप स्टेट लेवल से निकले तो फिर नेशनल लेवल है, तो नेशनल चैंपियन तो आप बनेंगे तभी। ये एनटीएससी जो स्कॉलर बनते हैं वो तभी बनते हैं जब वो नेशनल लेवल कॉम्पीट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो स्टेट लेवल होता है एग्जाम, स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो यूपी कराएगी, पेपर भी यूपी के लोग ही बनाते हैं और यहाँ से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ 1000 लोग होते हैं, 1000 से 1500, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जहाँ पे जितने लोग सेलेक्ट होते हैं इतने लोग यूपी से पहले स्टेज में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, 1500 मान लीजिए आप। इसी तरह से हर स्टेट से कहीं 1000 है, कहीं 800 है, पूरे सारे स्टेट से जब बच्चे सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं तो वहां से 1000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, सिर्फ 1000। अब सोचिए लाखों लोग बैठे हैं एग्जाम में, फिर स्टेज 1 में कुछ लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है, उसके बाद फिर वो नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे स्टेज 2 में, फिर जाके एनटीएससी स्कॉलर बनेंगे वो, ठीक है, 1000 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं नॉर्मली। तो उस 1000 लोगों में अगर आपका नाम आ गया तो आप एनटीएससी स्कॉलर कहलाएंगे और फिर आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। सिर्फ ये स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी आपको, उसके बाद आपको हर जगह रिकग्निशन मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एनटीएससी को आप इस तरह समझिए कि अगर आपने इसमें क्रैक कर लिया इसको तो 10th लेवल का ये जेईई है समझ लीजिए आप, या आईएएस पीसीएस आपको जो भी कहना है, 10th लेवल पे इससे ज़्यादा ऐसा एग्जाम, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है जिसको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिलती हो, ठीक है। एनटीएससी से ज़्यादा इस लेवल पे किसी एग्जाम को रिकग्निशन इतनी नहीं मिलती, इतना फेम किसी को नहीं है। तो इस लेवल पे अगर आप निकाल लेते हैं, उन 1000 लोगों में शामिल हो जाते हैं, तो आप एनटीएससी स्कॉलर बन जाएंगे और आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया 10th लेवल पे। एक तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद भी आता है, दूसरे लोग भी एक प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की तरह आपको देखने लगते हैं कि हाँ ये बच्चा आगे जाकर भी कुछ करेगा, नीट या आईआईटी जिसके लिए भी आपने सोच रखा है, वहाँ तक फिर आपके अंदर पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं पॉसिबिलिटीज कि हम वो भी निकाल सकते हैं अगर हमने ये निकाला है तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई टैबलेट मार्केट में नहीं आती है, कोई मोटिवेटिंग लेक्चर ऐसा नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दे कि आप फिर क्या कहते हैं आगे की सारी चीज़ें सही से करने लग जाएं, अपने एम को लेकर पूरी तरह सीरियस हो जाएं। कोई भी मोटिवेट करता है थोड़ी देर तक के लिए असर रहता है, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर कम हो जाता है, फिर आप दूसरा लेक्चर देखिए। लेकिन जो मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है वो होता है जब आपने खुद अचीव किया होता है। खुद अगर आपने खुद कोई एग्जाम निकाला हुआ है और अच्छे लेवल का, नेशनल लेवल पे लाखों बच्चों में कम्पीट करके आप सिलेक्ट हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। वो फिर आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म कर देता है, फिर आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं कि नहीं हमने ये निकाला है तो हम बाकी आगे के जो एग्जाम्स हैं उनको भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सबसे बड़ा फायदा एनटीएससी का यही है, कॉन्फिडेंस वाला। कॉन्फिडेंस बेटा नहीं है तो आप कितना भी अच्छे से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम में नर्वसनेस का शिकार हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन आता हुआ होता है, फिर भी क्या होता है हम गलत कराते हैं, है ना, क्या होता है ह्यूमन एरर हो जाता है। बाद में आकर हम सोचते हैं, सर पकड़ लेते हैं, अरे ये कैसे गलत हो गया, ये हमसे गलत नहीं होना चाहिए था। वो क्या है, वो नर्वस हो जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम वाली सिचुएशंस आपने वैसे फेस नहीं की होती है ना। नॉर्मली आप एग्जाम बहुत कम देते हैं, वैसे एग्जाम से लोग भागते हैं। तो जो चीज़ आप कितना कम फेस करेंगे उसमें गलती होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, उसका हैबिचुअल नहीं होते हैं आप। तो इतने बड़े एग्जाम को आप, जैसे आप मान लीजिए जेईई लेवल पे एग्जाम पे आप बैठ रहे हैं, जेईई एग्जाम देना है, नीट में बैठ रहे हैं आप, अब ये तो एक ही बार मौका मिलेगा ना बैठने का। नेशनल लेवल एग्जाम को compete कर रहे हैं आप इतने सारे बच्चों के साथ में, ठीक है, करीब 17-18 लाख लोग नीट देते हैं और 10-12 लाख लोग जेईई देते हैं। इतने सारे बच्चों के साथ आप बैठते हैं तो नर्वसनेस होती है, ठीक है। और अगर उस तरह का सिनेरियो आपने पहले फेस कर रखा है तो उतनी नहीं होगी। आपके दिमाग में आएगा कि इतना बड़ा एग्जाम मैं इससे पहले भी फेस कर चुका हूँ, मैंने एनटीएससी निकाला है, वहां पे भी काफी बच्चे थे और नेशनल लेवल कंपटीशन था वो। बस अब यहाँ क्या हुआ है, थोड़ा लेवल अप हो गया है, लेकिन उसके लिए मैंने 11th-12th में तैयारी तो की है। तो ये सारी चीजें आपके जो नर्वसनेस लेवल है उसको मिनिमाइज कर देती हैं और कॉन्फिडेंस आपका ऊपर हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा एनटीएससी तैयारी करने का। मान लीजिए एनटीएससी कोई तैयारी करता है और एनी हाउ नहीं भी निकला, लेकिन आप पूरी जर्नी में इतनी सारी चीजें सीखते हैं कि मान लीजिए स्टेज 1 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर रहा है, स्टेज 2 एडवांस लेवल की चीजें आपकी चेक करता है हर एक चैप्टर में कि आपने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है, लाइट में हो या वर्क एनर्जी पावर में होगा या फोर्स और मोशन में है, ये सब चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, यही सारे चैप्टर तो 11th-12th में पढ़ने हैं आपको, जैसे हमने फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही हर एक टॉपिक में। तो वहां पे क्या होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको पढ़ना
पड़ता है क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो तो बगैर एग्जाम के बहुत कम बच्चे होंगे जो जिनके अंदर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि हम आगे की चीजें पढ़ें। भाई बोर्ड में आने नहीं जा रहा है, क्या जरूरत है पढ़ने के लिए? तो एग्जाम आपको लाइन पे रखता है कि नहीं यार तुमको करना है क्योंकि तुमको एग्जाम देना है, तो आप टाइम निकालते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं और उसके बाद वो चीजें करना शुरू करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपने अगर कुछ अच्छी चीजें 10th लेवल पे ही कर रखी होती है ना, तो जब आप 11th में पहुंचते हैं तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो आपको सब क्लियर होता है क्योंकि वहां पे जो चीजें कराई जा रही हैं वो आपने पहले ही पढ़ रखी है ना। तो वहां पे आप पहले दिन से बच्चों से आगे रहते हैं। जैसे जब आप 11th में पहुंचेंगे तो आपको फिजिक्स में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो है मैथमेटिकल टूल के नाम से, कि जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होती है वो मैथमेटिक्स आपको पहले वहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, वो वेक्टर्स होंगे या आपका क्या बोलते हैं कैलकुलस है, सबसे बड़ा पार्ट कैलकुलस का है। हाँ नहीं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो अलग चैप्टर हो गया, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से आपको मैथमेटिकल टूल के नाम से कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपकी यूज़ होनी है आगे मैकेनिक्स में पूरी। ठीक है, बल्कि पूरी फिजिक्स में यूज़ होनी है। जैसे कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट्स, ये सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस वगैरह, और वेक्टर तो पूरा चैप्टर है आपका। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं। अब बच्चे क्या होते हैं 9th लेवल पे 10th लेवल पे आपने इसमें से कुछ भी टच नहीं किया होता है अभी तक। आप लोग खुद सोचिए, अभी तक आपने क्या इनमें से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं? बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में हमारे 10th में। तो सिलेबस में वो चीज़ होती नहीं, इसलिए हम पढ़ते नहीं है। जब हम 11th में पहुंचते हैं तो हम डर जाते हैं अचानक से देख के। मान लीजिए अगर कुछ मैथ्स में वीक रहे हो तब तो और ज़्यादा आफत है। ठीक है, तो वो हमें लगता है यार फिजिक्स बहुत टफ है क्या, पहले ही मतलब 1-2 महीने वही सब चलता रहता है मैथमेटिकल टूल वाला पोर्शन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिक्स से डरने लग जाते हैं। इवन कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो 10th लेवल पे बहुत अच्छा करके आए होते हैं 90%, 95%, वो हाफ ईयरली में फिजिक्स का पेपर निकालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद। अब इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? कुछ बच्चे तो ये होते हैं कि मेहनत करते हैं और वहाँ पे जाके अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अगर क्लियर नहीं हुए हैं, जैसे 11th में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको, तो उसका बेस अगर आपका सही नहीं है तो वो चीज़ दिक्कत करेगी, मुश्किल होती जाएगी। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको पहले से अगर थोड़ा बहुत अपना, जब 10th में थे आप या अब 9th में होते हैं, अब तो आप लोग 10th में हैं तो 9th तो गुजर गया, लेकिन अभी आपके पास जैसे 10th में जो टाइम बचा हुआ है, अब जाहिर बात है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आप पहले से उन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं तो जब आप 11th में पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सब रिवाइज कराया जा रहा है आपको, क्योंकि आपने उसको पहले ही पढ़ लिया है और जिस टाइम पे पढ़ा है उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं था। मान लीजिए अगर अभी आप उन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई प्रेशर नहीं है कि कल एग्जाम देना है जाके, ये कल कोचिंग में टेस्ट है या स्कूल में टेस्ट है, कोई प्रेशर नहीं है। जब जितना मर्जी हो उतना हिस्सा पढ़ लिया आपने आज, और धीरे धीरे करते हुए 10th में ही आपने काफ़ी सारी वो हिस्से कवर कर लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिक्स का, आप और भी सब्जेक्ट्स में ऐसा कर सकते हैं। फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि नीट में जो जा रहा है उसको तो फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगेगा। जेई में भी जो जा रहा है उसमें मैथ्स में तो चलो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि 12th में जाके आप कहीं कैलकुलस अच्छे से समझ पढ़ाई जाती है आपको, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि आपको 11th में ही वो सारी चीज़ें मैथमेटिकल टूल के नाम से कराई जाती हैं, क्योंकि उसके बगैर आपका काम नहीं चल रहा है वहाँ पे। तो अगर आप पहले से, जो आपके पास पहले टाइम बचा हुआ है 11th में जाने से पहले, उसमें अगर आप ये चीज़ें बेसिक लेवल पे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या आप जैसे किसी कोचिंग में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे अगर कराई जा रही है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है। तो उससे फायदा ये होगा कि जब 11th में पहुंचेंगे और वहाँ ये चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी तो आपको डर नहीं लगेगा बाकी बच्चों की तरह जिन्होंने कुछ नहीं किया है 10th के अलावा, यानी बोर्ड अच्छे से पढ़ा है बस, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कंपैरेटिवली आपके। तो आप पहले से पढ़ के आए हैं तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं टीचर के सामने, अपने डाउट्स को और क्लियर कर सकते हैं, आपका रिवीजन चल रहा है, आप पहले दिन से क्लास में आगे हैं, ठीक है। और वही बच्चे पहले दिन से क्लास में आगे रहते हैं जिन्होंने पीछे ये सब चीज़ें कर रखी होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। हाँ, नो डाउट इसमें आप, ऐसा नहीं है 9th और 10th पहली प्रायोरिटी है आपकी कि आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है पहले वो आपका मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला वो छोड़ के आप वो सब करने लगे, उससे कोई फायदा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। वो आपका स्ट्रांग है और इतना टाइम सब बच्चे को मिलता है कि वो चीज़ें स्ट्रांग करने के बाद भी, कि 10th का आपने PCMB स्ट्रांग कर लिया है, उसके बाद आप फिर थोड़ा अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर मैथ्स लेनी है 11th में तो अच्छे लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं, या बायो लेनी है तो बायो में कुछ चीज़ें आगे की कर रहे हैं। जो भी बच्चे टॉपर हैं, देखिए अच्छी रैंक लाने के लिए, अगर आपको नीट में, जेई में अच्छी रैंक लानी है, टॉप 100 में या टॉप 500 में आपको रहना है, तो आपको अर्ली स्टार्ट लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं लेते हैं
तो फिर आप 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ वही प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर आपने बहुत मेहनत भी कर ली तो उस रैंक में फिर भी नहीं आ पाएंगे आप, जो अभी हमने बताई अंडर 100। ठीक है, 99% ऐसा नहीं होता, 1% की बात और है। ठीक है, 1% में भी वो बच्चे हैं जो शुरू से ही कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टार्ट से। तो आपको अर्ली स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग अभी 10th में है तो आपके लिए अर्ली स्टार्ट ये है कि आप अब यहाँ से ही अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि आपको इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ करना है 12th के बाद। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को यही करना होता है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैक्सिमम बच्चों को यही जाना है। मान लीजिए आपको IAS PCS के बारे में भी आपने सोच रखा है तो ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा ना आपको पहले, और ग्रेजुएशन करना है आपको, तो ग्रेजुएशन में आप या तो मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, या तो आपको बीटेक करके JEE वगैरह में जाना है, अच्छा कॉलेज लेना है, तो ग्रेजुएशन आपको फिर भी करना है। तो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट यही रहता है, और ये आपके अंदर एक एप्टीट्यूड स्किल भी ऐसी क्रिएट करता है जो फिर आगे आकर IAS PCS निकालने में भी हेल्प करता है। आप देखिए IAS PCS में भी जो टॉप रैंक होल्डर होते हैं बच्चे, टॉप 50 में, टॉप 100 में, इवन टॉप 10 में जो बच्चे हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो ला रहे हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो JEE से आए होंगे या डॉक्टर हैं, उन्होंने मेडिकल निकाला हुआ है। ठीक है, JEE में जो है वो अच्छी रैंक लेकर आए हैं, बीटेक करके आए हैं। ऐसा क्यों है? वो एक अच्छी जगह पे थे, छोड़ के उधर क्यों चले गए? छोड़ के नहीं गए हैं, एक माइंडसेट बन जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर NTSC दे चुका है, ठीक है, आपने NTSC दिया और NTSC के लिए प्रिपेयर किया आपने, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराई गई, आपका माइंड मेकअप हुआ, फिर आप मोटिवेट हुए, आपने रैंक अच्छी लाए, आप NTSC में सेलेक्ट हो गए, फिर आपने JEE या नीट दिया, इसको निकाला, फिर आपने 4 साल वहां पढ़ाई की, तो आपका एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ताकि आपके अंदर फिर आगे कुछ और बड़ा करने का एक मोटिवेशन आता चला जाता है। ठीक है, अंदर से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आप बड़े बड़े एग्जाम निकाल रहे हैं, तो फिर क्यों वो बंदा ट्राई नहीं करेगा UPSC को, IAS PCS के लिए, और वहां भी निकाल देते हैं लोग। उसका राज यही है। अगर आप इनिशियल लेवल से कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा कोई भी आगे ले जाने का। अगर आप शुरू में ही कमजोर हैं, आप ये सब एग्जाम आपने कभी नहीं निकाला है, तो फिर आपके लिए सब मुश्किल होता चला जाएगा। और सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है UPSC का, तो IAS PCS का, वो तो भूल जाइए आप फिर उसको। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से इसलिए आते हैं क्योंकि उनका बचपन से ही वो ओरिएंटेशन बन जाता है, एक एग्जाम देने की हैबिट बन गई। अब अगर आप अभी से NTSC के लिए सोचने लग जाएंगे तो ये फिर आगे तक के लिए आपका सेट कर देगा माइंडसेट कि आपको कहाँ जाना है, आप वहां क्यों जाना चाहिए। आपको एक 1 by 1 एग्जाम क्रैक करते करते आप वहां कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपको इसके लिए जाना है। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, आगे की कोई भी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, आपको फिलहाल इसका टारगेट बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है मैंने बताया आपको। अब ये तो बाई प्रोडक्ट है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी। ठीक है, कहीं पे भी आप जॉब में जाते हैं, PSUs में, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी, तो आपके साथ जो सर्टिफिकेट NTSC का होगा वो आपकी हेल्प करेगा, आपको प्रायोरिटीज मिलेंगी बाकी बच्चों पर। तो ये तो आपके बाई प्रोडक्ट है सारे। सबसे बड़ा फायदा क्या है जो हमने बताया, कोई बताएगा? किसी को याद रह गया हो? हाँ बेटा, सबसे बड़ा फायदा क्या है? सर, प्रिपरेशन फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन। हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस सबसे सही। कॉन्फिडेंस बेटा कहीं और से नहीं मिलेगा ना, ये तो आप भी जानते हैं, कोई टेबलेट नहीं खा के मिलेगा। ठीक है, कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। जो कॉन्फिडेंस आप खुद निकालेंगे तो डेवलप होगा, और खुद निकालने से होगा। तभी तो स्कूल में जो प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं, पहले टेस्ट कराए जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है कोई बताएगा बच्चा? बोर्ड से पहले या एग्जाम से पहले जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, ये सब क्यों कराए जाते हैं? आपको क्या लगता है क्यों कराए जाते हैं? इसलिए कराए जाते हैं कि हम जो एक्चुअल एग्जाम का एटमॉस्फेयर फेस करने जा रहे हैं वो पहली बार करने जा रहे होते हैं, और जब भी कोई चीज हमने बहुत कम कर रखी होती है तो वहां हम डरते हैं उससे, है ना। उस चीज में हम सर्टेन नहीं होते हैं। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में हमें डर लगता है, क्यों लगता है कोई बताएगा? अंधेरे में डर क्यों लगता है? अंधेरे में डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सर्टेन नहीं होते हैं कि हम अगला कदम बढ़ाएंगे तो कहां चले जाएंगे, है ना। कौन सी चीज कहां है हमें सर्टेनिटी नहीं होती है। हम अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए कहीं पहुंच जाए, पता नहीं कहां चले जाए, हमें चोट लग जाए, ठीक है, कोई भी अनवांटेड चीज हमारे साथ हो जाए, हम सर्टेन नहीं होते हैं। अंधेरे और क्या है कि जिस चीज के बारे में हम सर्टेन होते हैं वहां हमें डर नहीं लगता है। तो अगर हमें किसी चीज के बारे में डर लग रहा है, ये एग्जाम के एटमॉस्फेयर में हमें डर लगता है, तो इसका मतलब ये कि वो चीज आपने ज्यादा फेस नहीं की है, ठीक है, उस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि उसके बारे में हैबिचुअल हो जाइए आप। हैबिचुअल होने के लिए आपको प्री बोर्ड कराए जाते हैं, यूनिट टेस्ट कराए जाते हैं, उससे पहले के एग्जाम कराए जाते हैं, ताकि आप उस एटमॉस्फेयर से हैबिचुअल हो जाएं, ताकि जब आप जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है उसको फेस करें तो आपको नयापन ना लगे, आपको ऐसा ना लगे आप यहाँ पहली बार आए हैं, आपको लगे अरे इस तरह की चीजें मैं पहली बार कर चुका हूँ, इससे पहले मैं कर चुका हूँ।
तो उससे बहुत फायदा होता है, इसलिए ये सब कराया जाता है। अब ये जो एनटीएससी का एग्जाम है ये आपको क्या कर रहा है, ये जेई और नीट से पहले आपको वही प्लेटफॉर्म दे रहा है ना जो जेई और नीट देंगे नेशनल लेवल वाला, बोलिए वही प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने इसका सही से यूज कर लिया तो ये फिर आगे तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा, और साथ में जो नॉलेज है आपकी वो आगे आप जब जाएंगे जेई मतलब 11th में जाएंगे जब आप, तो वहां पे हेल्प करेगी आपकी। अब अगर आपने पहले से 11th के बेसिक्स पढ़ रखे हैं तो सोचो तुम्हारे पास 11th में जाने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने का मौका होगा, है ना। अब जैसे मोशन पढ़ रहे हैं आप, 11th में पहुंचे आप, अब मोशन पढ़ रहे हैं, अब मोशन चैप्टर आपने खत्म कर लिया आपने, क्योंकि उसके बेसिक्स पहले पढ़ लिए थे। अब आपके पास एक बढ़िया मौका होगा कि आप मोशन में जो क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड नीट या जेई में आए हैं आप उनको सॉल्व करें, है ना। आए होंगे ना वहां पे कोई ना कोई क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, तो आपके पास मौका अच्छा है कि अब आप जेई लेवल के क्वेश्चन आपने उठा के सॉल्व कर डाले। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई में टॉप रैंक लाते हैं, उनकी 11th में ही 12th की प्रिपरेशन हो चुकी होती है, मतलब इतना आगे निकल चुके होते हैं वो लोग, सोचिए आप, मतलब बहुत आगे हैं। हम लोग कहाँ पे भी खड़े हैं, हम लोग थोड़ा सा स्कूल में अच्छी रैंक ले आते हैं, ठीक है, या हमने कॉलेज टॉप कर दिया तो हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने, जबकि बच्चे जो वाकई में नेशनल लेवल पे टॉप करते हैं या अंडर 100 अंडर 50 रैंक में लाते हैं वो हमसे बहुत आगे होते हैं सिलेबस में। हमने जब 10th कंप्लीट किया होता है वो 11th आधा 11th पढ़ डालते हैं पहले, तब तक उसके बेसिक्स मैकेनिक्स वो खत्म कर चुके होते हैं 10th में ही। अब सोचिए जो बच्चा इतने लेवल पे आगे निकल गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने चीजें बहुत पहले करना स्टार्ट कर दिया है। जब आप अवेयर नहीं है उसके बारे में तब से लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब सोचिए ऐसा बच्चा आपसे आगे ही रहेगा ना हमेशा, क्या आप उसको पीछे कर पाएंगे? अगर आप उसी स्पीड से चलते रहें तो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन में आपको पता है कि आप सिलेक्ट तभी होंगे जब पीछे करें किसी को। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख बच्चा बैठे हो सारे सिलेक्ट हो जाएं, सबको सीट मिल जाएगी आईआईटी में? बोलो, नहीं होगा। बोर्ड में तो ऐसा पॉसिबल है, बोर्ड में तो पॉसिबल है कि सब 90 प्लस ले आए, 95 लेकर चले आए, लेकिन आईआईटी में नहीं पॉसिबल है। अगर सीट सिर्फ मान लीजिए आईआईटी में सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली 5000 सीट्स हैं, अब बच्चा बैठा है वहां पे 1 लाख, बताओ क्या सबको सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी। मान लो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, सारे बच्चे बहुत अच्छे इक्वली गुड हैं, फिर भी मिलेगी क्या? फिर भी सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वहां 5000 ही जाएंगे इन 1 लाख में से। इसका मतलब अगर सब अच्छे हैं तो उसमें से भी जो सबसे अच्छे 5000 होंगे वही जाएंगे ना, बोलो। इसका मतलब हमेशा ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि कोई ना कोई बेटर होगा, किसी से बेटर होगा। मान लो सब बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें से भी जो सबसे अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें से 1 लाख बच्चे जो हैं, अगर कोई सेलेक्ट होना चाहता है तो उसको बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होंगे, चाहे वो आईएएस पीसीएस का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, कोई भी हो। कंपटीशन में आपको अपने दूसरे बच्चे को पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं पीछे, उससे आगे नहीं निकल रहे हैं आप, किसी भी सेंस में हो सकता है, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ये भी पता हो कि बाकी लोग कैसे चल रहे हैं, टॉपर्स कैसे आगे बढ़ते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं, क्या तरीका है जिससे हम भी उसी पैटर्न पे आगे जा सकते हैं। तरीका यही है कि आप आगे रहना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा अर्ली, ठीक है। या तो आप बहुत तेज दौड़ जाएं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, एक ह्यूमन जो होती लिमिटेशंस होती हैं सबकी अपनी अपनी, तो फिर अब आप आगे कैसे निकल सकते हैं? आगे सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, आगे ऐसे निकल सकते हैं कि आप अर्ली स्टार्ट ले लीजिए। जो बच्चे 11th में जाके स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए उन चीज़ों को, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी अपनी, ठीक है, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। वो सब पे करेंगे आपको कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो सारे सेक्रीफाइसेस जो है वो आपको याद आएगा कि हमने हाँ ये सब किया था, इसीलिए हम आगे हैं सारे लोगों से। और सब ऐसा ही करते हैं। आपको आगे होना है तो अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा। अब बगैर अर्ली स्टार्ट लिया आप अच्छी रैंक सोच नहीं सकते, अच्छी रैंक के बारे में, ठीक है। तो एनटीएससी हमारे लिए बहुत मल्टी डायमेंशनल बेनिफिशियल है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। आपको पैसे तो मिल रहे हैं, हर महीने मिलेंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। आपकी एक रैंक आने वाली है जो कि आपका बाकी जगह पे हेल्प करेगी। आप जब फाइनली जब आप जॉब के लिए जा रहे होंगे, कहीं पे भी सेलेक्ट होने, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी, क्योंकि सर्टिफिकेट हमेशा आपके साथ रहेगा। जैसे 10th की 12th की मार्कशीट हमेशा हमारे साथ रहती है, वैसे ही एनटीएससी का सर्टिफिकेट भी रहेगा कि हमने इतना अर्ली स्टेज पे, जब नॉर्मली बच्चों को पता तक नहीं होता एनटीएससी क्या है, उस टाइम पे हमने एनटीएससी निकाला होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो फ़ायदा होगा। उसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसकी वजह से
कुछ एडवांस लेवल की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो फोर्स का काम करता है, ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, ठीक है, जो आपको मजबूर करता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम निकालें और धीरे धीरे चीज़ों को वहाँ भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपको सिर्फ 10th तक ही देकर बैठ नहीं जाना है, आपको 11 12 भी देना है, उसके बाद आपको जेईई नीट जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोचना है। तो इसलिए उसकी तैयारी के लिए भी एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस। सिलेक्शन हो गया तो कॉन्फिडेंस, मान लेते हैं नहीं होता है तो भी आपने इतनी जर्नी में इतनी तैयारी की होती है कि फिर आपको ऐसा लगता नहीं है आपने कुछ लूज किया है, कि फिर आप 11th में आ चुके होते हैं। 11th के बाद फिर 11th में आप अगर KVPY के बारे में सोचने लग गए, चलिए बहुत अच्छा है, आप उधर चले जाइए, ठीक है। वरना 2 साल के बाद जेईई तो आ ही रहा है या नीट तो आ ही रहा है, तो वो कोई पछताने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ उस जर्नी में अचीव कर लिया होता है, ठीक है। अब नहीं भी निकला आपका तो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है, क्योंकि आपने काफ़ी तैयारी की होती है आप, ठीक है। तो ये NTSC का सबसे बड़ा फायदा है। अगर किसी के क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, NTSC की ग्रेविटी में तैयारी कराई जा रही है। इवनिंग में क्लासेस रहती हैं 6 to 7 और 7 to 8, ठीक है। वीक में 6 डेज अ वीक क्लासेस होती हैं, इवनिंग में 6 to 7 और 7 to 8 पूरा NTSC का सिलेबस कवर हो रहा है। उसमें प्लस एडवांस लेवल की चीज़ें भी रहती हैं, जैसे कैलकुलस हमने भी बोला ना, उसके बेसिक्स हैं। और अभी जैसे नीट का पेपर हुआ था, है सबको पता है 12th को नीट का पेपर था, सब बच्चों को पता है इसके बारे में? हाँ, तो 12th को जो नीट का बेटा पेपर हुआ था, उस पेपर में हम आपको बताएं, जो हमारे पास 10th का बैच है अभी, यानी जो 9th में बच्चे थे 10th में आए हैं अभी, तो आपको पता है ना 10th में तो पूरा सिलेबस अभी हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और कैलोरीमेट्री और रेडियो एक्टिविटी ये सब सेकेंड सेमेस्टर में आ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर तक का वैसे एक्चुअली बच्चे वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में स्टार्ट हो गया था तो करा दिया होगा। मैंने एक वीडियो भी लाइव सेशन लिया था, उसमें जो फिजिक्स के, जो नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे वो 50 आए थे, जैसे 45 आते हैं नॉर्मली, 50 क्वेश्चंस आए थे। और आपको पता है नीट में PCB में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा माना जाता है? फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैंने अभी बच्चों का लाइव सेशन लिया और वहाँ पे उनको क्वेश्चन दिखाए थे पूरे, उसमें 20 क्वेश्चन बेटा ऐसे थे, यानी 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो 10th लेवल का बच्चा हमारे यहाँ का जो तैयारी कर रहा है कोचिंग में, वो आराम से कर लेगा। 20 क्वेश्चन सोचो। और अभी जबकि हमने 10th में रेडियो एक्टिविटी और कैलोरीमेट्री उनको नहीं पढ़ाई है, उसके बाद भी फिजिक्स के 20 क्वेश्चन वो कर ले रहे हैं, जो कि बहुत से जो नीट में बैचने वाले बच्चे होंगे ना, जो बच्चे इस बार दे रहे थे, नीट अपियर हुए हैं, वो नहीं कर पा रहे होंगे। जबकि इस बार सब बच्चों से आप अगर पूछिए तो कहेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिजिक्स टफ आया था, ठीक है। उससे पहले वैसा ही आता था, लेकिन लास्ट ईयर जो फिजिक्स का पेपर आया था उससे ज्यादा टफ आया था नीट में। उसके बाद भी 20 क्वेश्चन बच्चों ने जो है वो हमारे यहाँ के कर लिए, मतलब इस लेवल पे उनको पढ़ाया जा रहा था। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी, नहीं नहीं, 10th में थोड़ा सा अच्छे लेवल, थोड़ा सा चीज़ों को अगर हम कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग से अप्लाई करना सीख जाएं चीज़ों को, तो यूनिट एंड डायमेंशंस जो 11th में चैप्टर है ना, सुना होगा, वो चैप्टर के जो क्वेश्चन आए थे ना नीट में, उसको लॉजिक और कॉमन सेंस से बच्चों ने किया है। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो मैसेज करेंगे, उनको भिजवा दिया जाएगा। या आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ, ग्रेविटी क्लासेस फाउंडेशन करके टाइप करेंगे उस पर यूट्यूब पे, ग्रेविटी क्लासेस फाउंडेशन, वहाँ पे आप देखेंगे नीट का पेपर आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन बाय समीर सर, तो वो आपको मिलेगा। वहाँ पे आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस, वो बच्चे, मतलब आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर आप देखें वहाँ पे, सिर्फ क्या करना था, आपको अपना कॉमन सेंस, लॉजिक, रीजनिंग अप्लाई करनी थी। आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर 10th लेवल की अच्छी थी तो आप 20 तक क्वेश्चन तक कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम IIT JEE में या नीट में जो क्वेश्चन देखते हैं, या वहाँ पे हम जब पहुँचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप खाली 11 12 की अंडरस्टैंडिंग से ही कर पाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 10 की अंडरस्टैंडिंग काम आ जाती है, कोई एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन उसके लिए एक प्री कंडीशन है, उसको फुलफिल होना चाहिए। और वो प्री कंडीशन ये है कि आपका लॉजिक और कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो स्ट्रांग अपने आप बेटा नहीं होता, उसके लिए कोई गोली नहीं आती है, ठीक है, कोई टेबलेट नहीं आती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसमें काम नहीं करेगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने 9 10th में जो भी चैप्टर पढ़े हैं, उसमें जैसे फिजिक्स में जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, उसके क्वेश्चंस को लॉजिकली करना आपको सिखाया गया हो, आपके टीचर ने आपको सिखाया हो लॉजिकली कैसे करना है। एक तो वो तरीका होता है ना कि क्वेश्चन देखा और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, है ना। एक वो तरीका होता है क्वेश्चन देखा नहीं कि फॉर्मूला रटा हुआ है हमको, अरे इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये अप्रोच नहीं चलेगी। आप क्वेश्चन देखें, उसको लॉजिकली पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, और उसको बगैर फॉर्मूले का करने का क्या तरीका है, ये अगर आपको आता है तो फिर आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसमें ऐसे ही 30-40% आप अपनी लॉजिक और रीजनिंग से कर देंगे। देखिए, हमारा कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग है भाई। इतने बड़े बड़े इन्वेंशन किसने किए हैं? इंसानों ने किए ना। और किस पे रिलाई करते हुए किए हैं?
ब्रेन पे ही ना, अपने कॉमन सेंस पे, लॉजिक पे, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी जो थी उनकी, उसी से किए हैं। तो आपके पास भी वही कॉमन सेंस, वही लॉजिक है। होता क्या है, हम यूज नहीं करते हैं, हम लोग इस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं कि फॉर्मूला उठाया, यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, अच्छा इसके लिए सर ने ये वाला बताया था, इसके लिए वो वाला बताया था, ये चीज नहीं चलेगी। ये चीज अब जेईई एडवांस में तो चलेगी ही नहीं। जेईई मेन तो फिर भी लोगों का हो सकता है चलो क्लियर हो जाए इस अप्रोच से, जेईई एडवांस तो होगा ही नहीं। जेईई एडवांस में अप्रोच ही यही होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं वो, एनालिटिकल आपकी स्किल कैसी है, एनालाइजिंग पावर कैसी है, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाए, उस प्रॉब्लम को आप कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इस बार जो मल्टीपल चॉइस पैटर्न हुआ है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, सैंपल पेपर में भी दिए हुए थे, देखा है, केस बेस्ड एक आपके सामने केस रख दिया उन्होंने और उस पर 4 क्वेश्चन बना दिए। फिजिक्स का सैंपल पेपर देखा आपने, ऐसे ही था ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन नीचे बना दिए उन्होंने। तो उसमें क्या है, वो एनालिटिकल स्किल देखना, वो तो खैर बहुत हल्के सवाल थे, लेकिन ऐसे ही मतलब एडवांस लेवल पे अगर आपको ये चीजें एनालाइज करने का हैबिट है, आप कर लेते हैं, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़े हैं, जैसे ये लाइट चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर है, ठीक है, इसी तरह से मैकेनिक्स पूरा है, ये तीनों पोर्शन को अगर आपने अच्छे से लॉजिकली एनालाइज करके पढ़ा हुआ है, तो आप जो हम बता रहे हैं आपको नीट में जो 20 क्वेश्चंस वाली बात, वो आप खुद कर सकते हैं। आप वो वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन ये चीज क्या है, ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है, ये धीरे धीरे आती है, ठीक है। धीरे धीरे आपने 9th में धीरे धीरे वो चीजें अप्लाई करना शुरू की, आप हैबिट में आ गए। यानी हैबिट में अगर नहीं आई ये चीज कि हम क्वेश्चन को देखते ही अपना कॉमन सेंस लगाना शुरू करें, अगर ये चीज हैबिट में नहीं आई तो फिर आप अचानक से एग्जाम में ये चीज नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आप एग्जाम में हम वही अप्लाई करते हैं जो हम जिस चीज के हैबिचुअल होते हैं, जो चीज हमारी हैबिट में होती है। तो ऐसा बनना है। अब आगे कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए आपको अपने लॉजिक और कॉमन सेंस पे बहुत रिलाई करना है और उसी से चैप्टर को पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, लॉजिक और कॉमन सेंस से करने की कोशिश करनी है। फॉर्मूलाज को कम से कम यूज करना है, पता होने चाहिए, वो अप्रोच ही पता होनी चाहिए कि जब हमारा कहीं पे लॉजिक और कॉमन सेंस नहीं लग रहा है, जरूरत नहीं है वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म। भी टाइम भी तो एक बड़ा फैक्टर होता है ना, तो अब जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपको उतना सोचना है, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है तो आप लगा के आगे चल जाइए। लेकिन आपको दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए, आपके पास फॉर्मूला भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, और दूसरा ये कि आपका कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए फॉर्मूले में अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आपको ये पता हो फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। जैसे हम एक बेसिक चीज आपको बताएं कि जैसे सर्किल आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना, सर्किल तो आपने पढ़ा है, तो सर्किल आपने पढ़ा है, तो सर्किल में अब हम सब लोगों को बचपन से सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला रटा दिया जाता है। क्या होता है सर्किल के एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका जो होता है वो 2 पाई आर होता है ना, जो पेरीमीटर होता है, तो सर्कमफेरेंस। अब लेकिन हम लोग कभी ये नहीं पूछते कि सर ये बताइए पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, नॉर्मली नहीं पूछते। किसी ने कोई बच्चा पूछ रहा हो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं पूछते, है ना, ऐसा ही होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि यार पाई आर स्क्वायर बट नेचुरल है, ये तो होता है। 6 में भी अगर किसी ने पढ़ा दिया तो याद है, 7th ईयर। अब अगर हम उस टाइम पे टीचर से ये पूछें कि सर पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया सर ये बताइए, तो क्या होगा, बहुत अच्छी ब्रांच, अगर टीचर अच्छा है आपको समझाना चाहता है तो वो फिजिक्स की बहुत अच्छी ब्रांच खुल जाएगी यहाँ से कैलकुलस की, बल्कि तो मैथ्स है, फिजिक्स क्या कहेंगे हम, ठीक है। कैलकुलस का जन्म यहाँ पे हो जाएगा अगर उसने आपको ये समझाया, तो यहीं से कैलकुलस की जो है वो फाउंडेशन पड़ जाएगी। हाँ, जब आप यहाँ से जब इसको खोलते हैं, ठीक है, जब इसको खोलते हैं तो क्या करेगा वो, आपको ऐसे समझाएगा कि इसको इस तरह से कई पार्ट्स में तोड़ लीजिए आप, और फिर उन पार्ट्स को रीअरेंज करिए और उन पार्ट्स को छोटा करते चले जाइए, छोटा करते चले जाइए, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। उस तरह से आपको ये समझाएंगे, आप देख सकते हैं आप इसको, तो नेट पे भी आपको मिल जाएगा कि कैसे आया पाई आर स्क्वायर के बारे में। तो वहां से टीचर फिर आपको बताता है कि अच्छा ये क्यों हम छोटा छोटा करते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों है। तब हमको पता चलता है अच्छा कर्व्ड फिगर्स का एरिया का तो कोई फार्मूला ही नहीं हमारे पास, है ना। भाई कोई भी कर्व्ड फिगर है, जैसे मान लो ये कर्व्ड फिगर, इसका तो आप निकाल लेंगे ना, ये स्केलिन ट्रायंगल है, निकाल लेंगे ना, ये तो आपको आता होगा ना स्केलिन ट्रायंगल का। लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको ऐसा कर देते हैं। अब इसका कोई फार्मूला नहीं डायरेक्ट हमारे पास, बताइए, नहीं है ना, कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, तो ये जो कर्व्ड फिगर्स आते हैं, कर्व्ड फिगर्स को जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? बिल्कुल बिल्कुल वेलोसिटी, ठीक है, सही है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर हम कई सारे पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, A B C D, हर पॉइंट की वेलोसिटी बताओ। ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? मान लो यहाँ पे हम 1 2 3 4, ये 10 20 30 और 40,
ए पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये मान लीजिए, हाँ 10, हाँ कितना 10, हाँ। अच्छा ये बताइए आप इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, सी पॉइंट, हाँ 10। अच्छा ये इस पॉइंट की वेलोसिटी बताइए 10। इसका मतलब ये है कि इस स्लोप पे हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लें उसकी वेलोसिटी सेम है, क्या ये कह सकते हैं? हाँ ऐसा नहीं है, बोलो। अच्छा तो अभी तो सब 10 आ रही है, देखो यहाँ पे पहला भी 10 आया, बी पे भी 10 आएगा। बी पे अगर आप लीजिए, मान लीजिए ये आपका 15 है और ये मान लीजिए 1.5 बताइए, यहाँ कितना आएगा? 10 ही आएगा। हाँ इसका मतलब इस स्लोप पे जहां कहीं भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आएगी, क्या क्या लग रहा है? क्या आएगा? नहीं सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, एक ही लाइन पे है, इसी लाइन पे सारे पॉइंट हैं अगर, तो सबके सब पॉइंट की वेलोसिटी सेम आएगी क्या? हाँ सेम आएगी। अच्छा अगर यहां पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताइए। हाँ हाँ बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए। 10। अच्छा हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ रही है? हर एक पॉइंट की कितनी आ रही थी, अभी निकाली थी? 10। अब देखें यहां से कितनी इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पढ़ा है? बोलिए। हाँ और जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? पूरे ओवरऑल जर्नी की है ना? बोलिए। हाँ अभी हमने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज के बराबर है, बोलो, देखा ना? हाँ लेकिन कब? अगर ये स्ट्रेट लाइन है। कब? जब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही है, वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो, वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बीच से जा रही हो ये जरूरी नहीं होता है। देखें यहां से, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइन को स्ट्रेट होना है। कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ले लीजिए, वहां पे क्या मिलेगा आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी, यानी उस लाइन पे मौजूद सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी एक ही जैसी होगी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी ले लीजिए या पूरी जर्नी की ले लीजिए, वो सेम आएगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है आके हमारे साथ, प्रॉब्लम हमारे साथ यहां खड़ी होती है आके। अच्छा ये जो वेलोसिटी सेम है उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं? है ना? अच्छा कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही है, क्या ये बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो जब तक चीजें चेंज नहीं होती हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब चीजें चेंज होना शुरू होती हैं। अब अगर वेलोसिटी चेंज होने लगी तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसा, देखा है आपने? ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब बताइए ए पे, बी पे, हर जगह वेलोसिटी अलग होगी कि सेम होगी? अभी भी सब जगह अलग अलग होगी, हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब जब वेलोसिटी अलग अलग हो गई तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालना तो आसान है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे, निकल आएगा। दिक्कत ये आती है कि अब अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालें, मान लीजिए ए की वेलोसिटी हमको चाहिए, अब ए की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास? हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने बताया क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, यही होता है। यानी आपको वेलोसिटी निकालने के लिए देयर हैज टू बी 2 टाइम्स एंड 2 डिस्प्लेसमेंट्स। बोलो, 2 टाइम्स और 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे तो आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या वेलोसिटी निकालने का? नहीं है। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है 9th लेवल में, 9th में ही पढ़ते हैं ये सब चीजें, तो नहीं है हमारे पास। और आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए ए पॉइंट की वेलोसिटी बताइए। अब भैया ए पॉइंट पे तो एक ही पॉइंट है ना, अगर एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट पे सिंगल टाइम होगा और सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, और सिंगल पॉइंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट का यहां पे कोई रोल ही नहीं है ना, भाई जीरो हो जाएगा। भाई यहां पे अगर कोई सिंगल पॉइंट पे खड़ा है, मूव नहीं हो रहा है, तो उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए? चेंज जीरो, बिल्कुल सही। और टाइम भी क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम जीरो। तो 0/0 तो एब्सर्ड हो जाएगा, सिंपल सा, कोई वेलोसिटी नहीं निकल के आएगी। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहां पे तो ये हो रहा था कि सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी भी वही थी जो पूरे की वेलोसिटी थी,
ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ जब चेंज होने लगा कि यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, अब अगर एक पॉइंट की आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो अब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं था और लोग सदियों से इस पे परेशान रहे कि क्या किया जाए, कैसे निकाली जाए। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको कि एक कोई आदमी है, वो गाड़ी चला के जा रहा है और वो लड़ गया, दो लोग के बीच में लड़ाई, मतलब टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो अब ये बताइए जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उनकी वेलोसिटी जब वो टकराए वो वाली, या जो एवरेज वेलोसिटी है वो? जब वो टकराए उस टाइम की ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी जिम्मेदार है ना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब नहीं, जब आप टकराए दोनों एक दूसरे से तब। अब जब वो एक दूसरे से टकराए वो वेलोसिटी अगर आप पता करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी अगर आप पता करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? चेंज इन टाइम पता होना चाहिए। यानी ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि उसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। हमने क्या किया, फिर सोचा कि हमको तो दूसरा पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तो हमने एक तरीका निकाला कि हम ए के पास, अगर हम ए पॉइंट की वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की, तो उसके पास हम एक छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा एक पॉइंट मान लेते हैं Z, एक बहुत छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं Z, ठीक है, बहुत छोटा सा, यानी उसके बहुत पास है, ठीक है, बहुत ज्यादा पास, उसके बहुत ज्यादा पास एक पॉइंट मान लेंगे Z, ठीक है। तो अब ये जो छोटा सा हमने पॉइंट मान लिया है, यानी एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस हो गई ना दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये A था और ये Z है ना, एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बड़ा डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं डेल्टा S और बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम ds बोल देते हैं। ds मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ S, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट था, उसके खूब छोटे छोटे टुकड़े करें, इतने छोटे करेंगे उससे छोटा पॉसिबल ना हो, तो उस सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? ds कहलाएगा, है ना। बहुत छोटा कर रहे हैं टुकड़ा, बहुत छोटा इसलिए कर रहे हैं, बहुत छोटा क्यों कर रहे हैं कोई बताएगा? बहुत छोटा क्यों करना चाह रहे हैं? बहुत छोटा इसलिए करना बहुत छोटा इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हमको बहुत एक्यूरेट वैल्यू मिले, है ना। अगर आप बड़ा ले लेंगे, ए और बी के बीच का ले लें मान लीजिए, तो फिर उसके बीच की कोई मिलेगी ना आपको, यहाँ की मिलेगी ना फिर तो। हाँ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, ये बात ये हो रही है कि अगर आप बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो फिर एग्जैक्ट एक जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं उस पॉइंट का नहीं मिलेगा, फिर उन दोनों के बीच का मिलेगा ना कहीं का। हाँ, तो अगर आप किसी एग्जैक्ट पॉइंट का चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जस्ट पास, और इतना छोटा पॉइंट मानना पड़ेगा कि अगर आप उससे छोटा करेंगे तो वापस से उसी पॉइंट पे फिर पहुंच जाएंगे, है ना। इतना छोटा पॉइंट मानिए, ए के पास इतना छोटा पॉइंट मानिए कि अगर आप उससे छोटा भी करने की कोशिश करेंगे तो वापस से ए पे आ जाएंगे और सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी निकलती नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने ये क्या किया, अपनी उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने के लिए, जिसका सदियों से कोई इलाज नहीं था, हमने फिर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट माना। फिजिक्स का मैक्सिमम डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, यहाँ मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स से, है ना। न्यूटन ने भी तो वो कैनन थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में कि जो मून है वो लगातार अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो वो अर्थ पे क्यों नहीं रुक आके गिर जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कैनन थॉट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। वो थॉट एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने बताया कि हाँ सन गिरता है, मून गिरता है, लेकिन जब वो गिरता है तो उतना ही अर्थ कर्व्ड कर चुकी होती है, तो बेचारा गिरता रहता है, अर्थ को कभी पा नहीं पाता है और किस अराउंड घूमता रहता है। तो वो सब दिमाग में सोचा था। उस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे पता कर लेते वो? तो ये भी थॉट एक्सपेरिमेंट था। ये भी तो न्यूटन ने ही किया है ना भाई। कैलकुलस पूरी किसने डेवलप की है? न्यूटन ने। हाँ, तो ये न्यूटोनियन कैलकुलस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसके पास एक छोटा सा पॉइंट मान लेंगे, इतना छोटा कि अगर उससे छोटा करेंगे तो वापस फिर सिंगल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और फिर हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो हमने एक छोटा सा पॉइंट मान लिया Z। अब A और Z के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है, ds। इससे छोटा कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसको कवर करने में टाइम भी तो लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होगा। तो वो बड़ा टाइम इंटरवल डेल्टा t था, तो छोटा टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, dt हो गया। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds और चेंज इन टाइम dt, डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसको हम लिखते हैं ds अपॉन dt, जो कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसका पूरा मैंने डेरिवेशन कराया है बेसिक से कि ये कहाँ से आया। वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे ग्रेविटी क्लासेस फाउंडेशन पे देख सकते हैं। वो 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है कि वो कैलकुलस को कैसे समझें। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे समझाया, तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया है।
तो अब ये आपको समझाया हमने थ्योरेटिकली कि ये ds अपॉन dt कहाँ से आया, ठीक है। अब ये क्या किया जाता है, s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। s t स्क्वायर के फंक्शन में दे रखा होगा, t के कोई भी फंक्शन में दे रखा होगा, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। यानी आपको ये सब इतना करने की जरूरत नहीं जो हमने आपको समझाया, ये तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए समझाया गया कि कहाँ से आया। अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूले बना रखे हैं। हाँ, वो स्क्वायर का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, कॉस साइन इन सब के बने हुए हैं अलग अलग। हाँ, तो स्क्वायर का फॉर्मूला वो है, वो डायरेक्ट है। अब होता है क्या है बेटा, जब आप लोग 11th में जाएंगे तो आपको ये पूरी हिस्ट्री बहुत कम लोग बताते हैं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं बताता है, बहुत कम लोग। वो जनरल स्टार्ट करेंगे, वो कहेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए आप, ठीक है, कि dy बाई dx दिया हुआ है और y अगर x टू द पावर n है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से x टू द पावर n अपॉन dx क्या बनेगा, nx टू द पावर n माइनस 1। अब सोचो किसी बच्चे को पहले डायरेक्ट ये रटा, अभी आप में से कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, आई एम श्योर। अगर कोई बच्चा 11th में पहुंचा, अगर उसको डायरेक्ट ये सब याद कराया जाए कि रट लो, तो आपकी माइंडसेट बन जाती है पहले दिन से कि आपको रटना है। और ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हमने कैलकुलस की बताई, इंटीग्रेशन भी है, उसके बारे में समझना है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के उसमें फंक्शन यूज होते हैं, फिर वेक्टर्स है, उधर अलग पड़ा हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन अलग है। तो ये सब में बच्चा इतना उलझ जाता है, वो सोचता है चलो रटो। अब रटने के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी नहीं गई है। अब पहले दिन से अगर आप रटना शुरू कर देंगे इन सब चीज़ों को, तो सोचो जब एग्जाम देने जाएंगे तो वही हैबिट होगी ना हमारी, रटने वाली। तो एग्जाम में हम कैसे लॉजिक और कॉमन सेंस यूज करें बताइए, नहीं कर पाएंगे ना। अचानक से सडनली ओवरनाइट हमारे ऊपर कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं कि बेटा कल एग्जाम है, अब तुमको अपना एटीट्यूड बदलना है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना। या कोई टैबलेट नहीं आती मार्केट में जो आपने पी के चले गए, आप स्टिंग पी के चले गए आप, ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं बदलता है। आपको शुरू से पहले दिन से अगर ये अंडरस्टैंडिंग है सारी चीज़ों की, हर चीज़ के पीछे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके पीछे हिस्ट्री होती है कि वो क्यों आई, उसकी ज़रूरत क्यों। जैसे हमने बताया नहीं कि भाई सदियों से लोग परेशान रहे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं सॉल्व हो रही थी। कि वो एक्सीडेंट जिस टाइम पे हुआ उस टाइम का वेलोसिटी बताओ, अब उस टाइम का वेलोसिटी कैसे बताएं, सिंगल पॉइंट पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है, चेंज इन टाइम 0 है, कैसे निकालें, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आया। तो ये सब चीज़ें अगर आपको इस तरह से समझाई जाती हैं तो आपके लिए रटना नहीं होता, फिर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ते जाते हैं। प्रॉब्लम सामने आती है, अपना लॉजिक कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं, आपके लिए बोझ नहीं लगती तैयारी, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने पढ़ाई कैसे कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप चाहें तो ये वीडियो पूरा जाकर 2 पार्ट में पढ़ा होगा, नहीं अभी तो एक ही पार्ट अपलोड हुआ है ये कैलकुलस के ऊपर, देख सकते हैं। ग्रेविटी क्लासेस फाउंडेशन उस पर टाइप करेंगे तो उसमें नीचे मेरा मिल जाएगा कि कैलकुलस बाय समीर सर करके पढ़ा होगा, और इसी तरह से वो नीट वाला भी पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे यही देने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। जब वो 11th में पहुंचे ना तो वो बाकी बच्चों से आगे हैं, कॉन्सेप्चुअली आगे हैं, मतलब रट के नहीं आए हैं, कुछ चीज़ें सब समझ के आए हैं, कॉन्सेप्चुअली आगे हैं। जब वहाँ कैलकुलस के फॉर्मूले बताए जा रहे होंगे ना तो फिर आपको रिवीजन हो रहा होगा आपका, क्योंकि ये सब हिस्ट्री तो आपको पता है। बहुत से बच्चों को तो आप बैठ के खुद पढ़ा देंगे, जब आप 11th में पहुंचेंगे तो कई सारे बच्चे जो ये सब नहीं करके आए हैं वो तो कंफ्यूज होंगे, तो उनको आप समझा देंगे, ठीक है। कई बार टीचर से अच्छा स्टूडेंट समझा देते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से समझा होता है पीछे से, तो इतना ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगी आपकी उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, काफ़ी लंबा हो गया सेशन, एंड करते हैं। और जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं एनटीएससी के लिए, जैसे हमने बताया कि शाम को जो क्लासेस होती हैं तो वो मैम को जहाँ से आपके पास लिंक आया है आज का जूम का, वो मैम को अपना रिप्लाई कर दीजिए, आप भेज दीजिए अपना नाम और जो कुछ भी वहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो बच्चे उसमें शाम को क्लास करते हैं, या जो टेस्ट होता है एनटीएससी का संडे, और अब बोर्ड के भी टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। जो मल्टीपल चॉइस जो पैटर्न आया है ना बोर्ड का, जैसा वैसे सैंपल पेपर जैसे आए हैं वैसे हमने पेपर बनाए हैं उसी पैटर्न पे, तो वो भी संडे को जैसे कल भी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का किसी का भी देना है, वैसे वो आपके पोर्टल पे भी हो सकते हैं। तो फिलहाल ये जो सेशन था वो एनटीएससी के लिए था। तो आप अगर एनटीएससी की क्लासेस के बारे में या उसमें जो टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, संडे ऑल्टरनेट संडे को होते हैं, उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप मैम को रिप्लाई करिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको यहाँ ग्रुप में जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें ऐड करा दिया जाएगा। अब कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। बेटा आवाज़ आपकी थोड़ा सा सही क्लियरिटी के साथ आ नहीं रही है, अजीब सी कुछ इको टाइप की हो रही है। आप कोई बच्चे को इनका क्वेश्चन समझ में आया हो तो वो रिपीट कर दे या फिर से पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेशन इतना ज़्यादा मतलब प्रिसाइज है कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है एक्यूरेट, एक होता है प्रिसाइज।
तो एक्यूरेट तो पूरी तरह से है, लेकिन प्रिसाइस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, खुद ही सोचो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तरीका आपको भले ही लग रहा हो कि यार इसमें तो बिल्कुल एक अजीब सा मैजिक कर दिया आपने और मतलब चीटिंग टाइप की लग रही हो कि ये क्या सोच लिया है, लेकिन ये इससे हमारी प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखो कैलकुलस क्यों आई, सबसे बड़ा रीजन ये है कि दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है नहीं, हर चीज चेंज हो रही है, कोई हर चीज डायनामिक है। अब आप देखते हैं इतना सारा हमने डेवलपमेंट कर लिया, एरोप्लेन बनाए हैं, सारी चीजें बना ली हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन तक बन गई हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता? अगर हम चेंज को कैलकुलेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट ना होता हमारे पास तो क्या पॉसिबल था? बताओ, नहीं पॉसिबल था। तो कैलकुलस ना होती अगर तो बहुत कुछ आज दुनिया बहुत पीछे होती, हम ये कह सकते हैं। तो कैलकुलस ने हमारे जीवन को आसान बना दिया, चेंज को कैलकुलेट करना सिखा दिया हमको, जो कि सबसे मुश्किल काम था। तो कैलकुलस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो बोलो चेंज को कैलकुलेट करने का तरीका है। चेंज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी चेंज हो, जैसे आपको पता है कि दुनिया में अब भाई सारी चीजें ज्योमेट्रिकल तो है नहीं, फिजिकल फीचर्स जो भी हैं ज्योमेट्रिकल हैं क्या? नहीं है भाई, वो तो कर्व्ड हैं, कहीं पे ऐसा कर्व्ड है, कहीं पे ऐसा है। तो भाई उनकी हाइट्स, उनके एरियाज, उनके बारे में जितनी चीजें आप जानना चाहते हैं वो सब आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अगर आपको खाली यही सिंपल ज्योमेट्री आती है तो नहीं कर सकते ना, आपके पास तो लिमिटेड फॉर्मूले हैं ना स्ट्रेट लाइन में। जैसे पहले ये माना जाता था कि गॉड परफेक्ट है तो उसने परफेक्ट वर्ड बनाया होगा। आप 11th में आएंगे तो वर्क एनर्जी पावर में पूरी हिस्ट्री दे रखी है कि लोगों ने कैसे कैसे कहाँ से लोग, न्यूटन तक की पूरी हिस्ट्री दे रखी है। तो उसमें लोग कैसे पहुंचे, उसमें बीच में एक एरा ऐसा आया था जब इराटोस्थेनीज वाला जो एरा था, उसमें लोग यही सोचते थे कि गॉड परफेक्ट है तो उसने एक परफेक्ट शेप में पूरी दुनिया बनाई है, और उन लोगों ने पूरा एक वो परफेक्ट शेप बनाया हुआ भी था अजीब सा। तो वो लोग उसमें ट्रायंगल को रखा था, सर्किल को रखा, मतलब बहुत सारी चीजें करके बनाया। तो वो क्या बोलते हैं उनको, प्लेटोनिक सॉलिड्स, अगर किसी ने सुना हो, प्लेटोनिक सॉलिड्स के कुछ 4 या 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स होते हैं, उसमें उसके प्लेटो के नाम पे उसको प्लेटोनिक सॉलिड्स कहा कि जब गॉड ने दुनिया बनाई है तो इन्हीं को यूज किया था। जबकि ऐसा नहीं, हम सब जानते हैं बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं दुनिया के अंदर, कर्व्ड शेप हैं, ठीक है, कहीं पे कैसे अजीब अजीब से शेप्स हैं, उनका एरिया अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, वो लगातार चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो कैलकुलस फिर जब आई है तब इन चीज़ों के बारे में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है और हम कितनी सारी चीज़ें डेवलप कर पाए हैं। अपना जीपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जीपीएस अगर सोच लो बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए तो कितना काम रुक जाएगा, है ना? तो जीपीएस के भरोसे क्या क्या चल रहा है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर पाए उसके पीछे बहुत बड़ा रोल हमारी कैलकुलस का है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर एंड करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करने में एनटीएससी के लिए, एनटीएससी बताने का मकसद यही था कि आपका एटीट्यूड बदले, आपका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। अभी काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हैं। हाँ बेटा। सर अगर हम लोग एडवांस स्टेज पे क्वालिफाई करते हैं, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके एडवांस पे जाते हैं, सर उसकी साइंस किस लेवल की होगी? उसकी क्या साइंस कैसे किस लेवल की होती है? हाँ, उसकी जो साइंस है मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ तुमको कि एनटीएससी स्टेज 2 का फिजिक्स का पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। उसमें क्या है, उसमें जो क्वेश्चंस इस बार आए हुए थे उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल, जैसे कैलकुलस नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलस कैसे पूछ लेंगे, तो कैलकुलस नहीं पूछेंगे वो। लेकिन क्या है कि आप जैसे वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं तो वर्क एनर्जी पावर में आपको साथ में कोलिजन्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ठीक है, इन सब पता होना। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए आपको। वर्क एनर्जी पावर में आपने कांस्टेंट फोर्स, आपने वो पढ़ा है ना, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ वहीं लागू होता है जहां कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे होते हैं। पढ़ा है ये? नहीं पढ़ा है? Yes, sir. हाँ, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स में एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ बिल्कुल सही। नॉन, जैसे एयर ड्रैग है आपका, विस्कस फोर्स है, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल कर जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो है कोलिजन वाली है, पूरा आपको पता है, ना सिर्फ ये पता हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ पे रहता है, बल्कि आपको ये पता है कि वहाँ पे भी यही चीज़ है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तभी कंजर्वेशन ऑफ जब कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर वहाँ पे लग रहे हैं तो ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वहां पे भी दो तरह के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक होते हैं। तो आपको ये सब चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ, तो इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से लेवल पे आपको पता हो। इलेक्ट्रिसिटी में भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे फाउंडेशन बनी हुई होनी चाहिए, मैकेनिक्स में भी,
ठीक है, कुछ अच्छे लेवल की चीज़ें। अब ये नहीं है पूरा 11th अच्छे से तैयार हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स को आपने टच कर रखा हो, ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर को देखें। प्रीवियस ईयर हमारी बहुत हेल्प करता है बताने में कि आपको लेवल कितना आप करना है। ठीक है, जैसे अभी NTSC स्टेज 2 का एग्जाम हुआ था अभी फेब में 21 में, ये 2019 का ही था जो कोविड की वजह से डिले हो रहा था। 2019 में उसका स्टेज 1 हुआ था, तो अभी कराया है इन्होंने स्टेज 2, उसी को मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया है पूरा, मतलब पूरा सोल्यूशन ये बताने के लिए कि आप उसको, एक तो ये तरीका उसमें बताया गया है कि आप कैसे लॉजिक और कॉमन सेंस से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये आप देखेंगे कि उसमें कितना स्टेज 1 से लेवल अप है, क्योंकि स्टेज 1 भी रिकॉर्डेड है मेरा, स्टेज 1 का फिजिक्स का सोल्यूशन रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे स्टेज 1 में क्वेश्चन कैसे हैं, मतलब स्टेज 1 अगर यहाँ है तो स्टेज 2 यहाँ है, मतलब काफ़ी लेवल अप हो जाता है, अच्छा खासा लेवल ऊपर कर देते हैं वो लोग। स्टेज 1 में कुछ भी एडवांस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 2 में वो पूछते हैं, लाइट में भी ठीक ठाक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तो इसी के लिए तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो कोई स्टेज 1 तो बगैर गाइडेंस के निकल सकता है, नो डाउट है, आप खाली अगर बोर्ड पे अच्छे से पढ़ लें तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर या तो कोई कोचिंग ज्वाइन करें आप, या ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से आपको गाइडेंस चाहिए होती है, किसी भी फॉर्म में हो, ताकि आप वहाँ तक लिमिट कर सकें अपनी प्रिपरेशन को। पता चला आपने बहुत ज़्यादा पढ़ डाला, अब बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। और फिर एक ही सब्जेक्ट नहीं है, खाली फिजिक्स ही थोड़ी ना है, उसमें केमिस्ट्री भी आ रहा है, बायो भी है, मैथ्स भी है, ठीक है, आपका SST भी साथ में लगा हुआ है, और साथ में मैथ का तो 100 मार्क्स था ही है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करके चलना होता है। तो आपको अपनी लिमिट्स पहचाननी कि वहीं तक जाना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है, ताकि हम बाकी लोगों को भी, बाकी टॉपिक्स को भी टाइम दे सकें ना, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी टाइम देना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन खाली फिजिक्स तो नहीं हो जाएगा, ओवरऑल आपका सिलेक्शन होगा। फिजिक्स तो 13 क्वेश्चन आते हैं खाली फिजिक्स से, 13-14, बहुत 13% मान लीजिए आप, ठीक है। खाली सेट के पेपर में अगर परसेंटेज माने ओवरऑल तो 13% से भी कम है वेटेज उसका, 6-7%, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, वो आपके 11th का बेस बना देती है बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ जाके फिजिक्स बहुत बड़ा रोल है आपका, वहाँ तो 30% का रोल है, 33% पूरा 11-12 में जब आप जाते हैं। अभी NTSC में उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन NTSC आपको प्रिपेयर करवा देगा वहाँ के लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और किसी बच्चे को क्वेश्चन हो? एंड करें फिर मीटिंग, चलिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके।